नेपाल में कानून व्यवस्था सुनिश्चित करना कार्की सरकार का मुख्य कार्य। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अंतरिम प्रधानमंत्री को दिए संदेश का छात्रों ने किया स्वागत। नेपाल ने एक नए प्रधानमंत्री का स्वागत किया है, जो उथल-पुथल भरे दौर के बाद देश के भविष्य की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। शनिवार को नेपाल की पहली महिला प्रधानमंत्री और पूर्व मुख्य न्यायाधीश सुशीला कार्की ने पद की शपथ ली और उन्हें जनरेशन जेड का जबरदस्त समर्थन मिला। इसके कुछ ही घंटों बाद नेपाल के राष्ट्रपति ने संसद भंग कर दी और घोषणा की कि 5 मार्च को चुनाव होंगे। भ्रष्टाचार विरोधी प्रयासों के लिए जानी जाने वाली कार्की अंतरिम प्रधानमंत्री के रूप में कार्य करेंगी, जिससे इन चुनावों का मार्ग प्रशस्त होगा और नेपाल में एक नए युग की शुरुआत हो सकती है। नई दिल्ली काठमांडू की स्थिति पर कड़ी नजर रख रही है, क्योंकि यह नेपाल सीमा के पास, खासकर पूर्वी नेपाल में 22 भारतीय जिलों को प्रभावित करता है। नेपाल लगातार अस्थिरता और निराशा का सामना कर रहा है, जिसका असर इन सीमावर्ती क्षेत्रों पर पड़ सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी शुभकामनाएं देते हुए कहा, मैं माननीय श्रीमती सुशीला कार्की को नेपाल की अंतरिम सरकार की प्रधानमंत्री के रूप में पदभार ग्रहण करने पर अपनी शुभकामनाएं देता हूं। भारत नेपाल के लोगों की शांति, प्रगति और समृद्धि के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। सेना प्रमुख और जनरेशन जेड के सदस्यों ने जनरेशन जेड द्वारा समर्थित सुशीला कार्की के नाम पर निर्णय लिया। हालांकि कार्की विवादों से अछूती नहीं है। मुख्य न्यायाधीश के रूप में अपने लगभग 11 महीने के कार्यकाल के दौरान उन्हें महाभियोग का सामना करना पड़ा। नेपाल के राजनीतिक परिदृश्य पर 4 मुख्य दलों का प्रभुत्व है। ये हैं नेपाल की कम्युनिस्ट पार्टी, यूनाइटेड मार्क्सवादी लेनिनवादी, CPNUML, नेपाल की कम्युनिस्ट पार्टी, माओवादी सेंटर, CPNMC, राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी और नेपाली कांग्रेस, NC। इन दलों ने 14 विभिन्न सरकारों के माध्यम से देश का नेतृत्व किया है। KP शर्मा ओली ने 4 कार्यकाल पूरे करने के बाद 9 सितंबर को प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। नेपाल में हाल की घटनाएं लंबे समय से चले आ रहे मुद्दों का परिणाम है, जो अब चरमरा गए हैं। ओली सरकार द्वारा 26 लोकप्रिय सोशल मीडिया ऐप्स पर प्रतिबंध लगाने के बाद स्थिति और बिगड़ गई। नेपाल के लोकतंत्र की राह में कई कठिनाइयां आई हैं। 2008 में देश ने एक स्थिर लोकतांत्रिक सरकार बनाने के लिए अपनी राजशाही को समाप्त कर दिया। स्थिरता हासिल करने के बजाय नेपाल में गठबंधन सरकारों में बार-बार बदलाव हुए हैं, जो अक्सर विफल हो जाते हैं। इससे नए समझौतों के लिए लंबी बातचीत होती है। 31 अगस्त को प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली की सरकार ने डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को 1 सप्ताह के भीतर पंजीकरण कराना अनिवार्य कर दिया। इससे एक्स जैसी कुछ कंपनियों में झिझक पैदा हुई। 4 सितंबर को सरकार ने 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स तक पहुंच को यह कहते हुए अवरुद्ध कर दिया कि यह पंजीकरण प्रक्रिया का हिस्सा है। संसद और सड़कों पर विरोध प्रदर्शनों के बीच ओली के इस्तीफे के बाद विरोध प्रदर्शन जारी रहे। कई युवा नेपालियों के लिए सोशल मीडिया आत्म अभिव्यक्ति और नौकरी व वित्तीय अवसरों तक पहुंचने के लिए महत्वपूर्ण है। देश लंबे समय से आंतरिक चुनौतियों से जूझ रहा है। ओली के इस्तीफे के बाद भी राजनीतिक अशांति जारी रही और जनता का गुस्सा सेंसरशिप से हटकर सरकारी भ्रष्टाचार की ओर बढ़ गया। नेपाल की लगभग आधी आबादी वाले युवा भ्रष्टाचार और राजनेताओं के बच्चों की विलासितापूर्ण जीवन शैली से निराश हैं। एक और गंभीर मुद्दा धन प्रेषण का है, क्योंकि कई नेपाली परिवार विदेशों, खासकर अरब देशों, भारत और चीन से भेजे जाने वाले धन पर निर्भर हैं। प्रवासियों के लिए अपने परिवारों से जुड़े रहने के लिए व्हाट्सएप, फेसबुक और इंस्टाग्राम जैसे संचार ऐप जरूरी हैं। इन ऐप्स पर अचानक प्रतिबंध लगने से लोगों में आक्रोश फैल गया और डिजिटल वॉलेट और मोबाइल बैंकिंग सेवाएं बाधित हो गईं। काठमांडू में तनाव बढ़ गया क्योंकि जनरेशन जेड के प्रदर्शनकारियों ने अंतरिम प्रधानमंत्री के लिए पूर्व मुख्य न्यायाधीश सुशीला कार्की का समर्थन किया। इसके विपरीत अन्य लोगों ने नेपाल विद्युत प्राधिकरण के पूर्व प्रमुख कुलमन घिसिंग का समर्थन किया। 2 दिनों के विचार विमर्श और उसके बाद मार्च में हुए चुनावों के बाद कार्की की नियुक्ति की घोषणा ने शांति की उम्मीद जगाई है। युवा नेताओं ने इस बात पर जोर दिया है कि उनका विरोध संविधान के खिलाफ नहीं, बल्कि मौजूदा राजनीतिक वर्ग के खिलाफ है। जनरेशन जेड के लिए एक बड़ी चुनौती एक स्पष्ट एजेंडे और प्रभावी नेतृत्व का अभाव है।
2008 में राजशाही के खात्मे के बाद से नेपाल में लोकतंत्र की ओर संक्रमण को गंभीर चुनौतियों का सामना करना पड़ा है। स्थिरता के बजाय देश में गठबंधन सरकारों में लगातार बदलाव हुए हैं, जो अक्सर गिर जाती हैं, जिससे नए समझौतों के लिए लंबी बातचीत की आवश्यकता होती है। मुख्य राजनीतिक दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, यूनाइटेड मार्क्सवादी लेनिनवादी, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, माओवादी सेंटर, राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी और नेपाली कांग्रेस ने 14 बार देश का नेतृत्व किया है, जिसमें के.पी. शर्मा ओली ने 4 कार्यकाल के बाद 9 सितंबर को प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। एक और महत्वपूर्ण मुद्दा धन प्रेषण का है। कई नेपाली परिवार विदेशों से, मुख्यतः अरब देशों, भारत और चीन से भेजे जाने वाले धन पर निर्भर हैं। व्हाट्सएप, फेसबुक और इंस्टाग्राम जैसे संचार ऐप प्रवासियों को अपने परिवारों से जुड़े रहने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। इन ऐप्स पर अचानक प्रतिबंध से जनता में आक्रोश फैल गया और डिजिटल वॉलेट तथा मोबाइल बैंकिंग सेवाएं बाधित हुईं। अब जब अंतरिम सरकार सत्ता में है, तो सुशीला कार्की का मुख्य लक्ष्य शांति और व्यवस्था बहाल करना होना चाहिए। हाल ही में हुई आगजनी, तोड़फोड़ और लूटपाट की घटनाओं ने नागरिकों में भय पैदा कर दिया है। उपद्रवियों को जेनजेर आंदोलन में बाधा डालने से रोका जाना चाहिए और साथ ही राज्य में सत्ता बहाल करने के लिए कड़ी मेहनत करनी चाहिए। विशेषज्ञों का कहना है कि नेपाल में राजनीतिक उतार चढ़ाव का न केवल उसकी 3 करोड़ की आबादी पर, बल्कि व्यापक क्षेत्रीय और वैश्विक परिदृश्य पर भी प्रभाव पड़ता है। दक्षिण एशियाई राजनीति में नेपाल की स्थिरता महत्वपूर्ण है,